डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyWithStart2021। इस लेक्चर में करने वाले हैं हम 8th, 9th और 10th थ्योरम और एक्सरसाइज 1.3 से पहले वाले एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे यहाँ तक के हमने 7th थ्योरम तक के हमने कर ली थी पिछले लेक्चर में। तो देखो 8th में इसने क्या कहा, शो दैट इफ G इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। आपको हर वर्ड का मीनिंग पता है। इनफाइनाइट ग्रुप मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। साइक्लिक ग्रुप आपको पता है, एक ऐसा ग्रुप जो किसी एक ही एलिमेंट से जनरेट होता है, यानी उसके हर एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक एलिमेंट की पावर्स में लिख सकते हैं। देन जी हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स। तो उसके जनरेटर्स अभी हमने कहा ना वो साइक्लिक ग्रुप है, यानी उसके जनरेटर तो होंगे ही होंगे। अब होंगे कितने, ये थ्योरम कहती है कि अगर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना, तो उसके एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स ही होंगे, ना कम ना ज़्यादा। इनफाइनाइट होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है। साइक्लिक नहीं होगा तो उसके जनरेटर नहीं होंगे, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप ही ऐसा ग्रुप होता है जो जनरेटर्स को कंटेन करता है, यानी किसी एक एलिमेंट की पावर्स में हम सबको लिख सकते हैं, सब एलिमेंट्स को। और ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ 2 होंगे। जनरेटर्स कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे, एग्जैक्टली, ना कम ना ज़्यादा। चलिए देखिए प्रूफ देखते हैं इसका। ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, सिर्फ यहाँ इस पेज तक ही है। देखो जो कहता जा रहा है वो हम लिखते जा रहे हैं। लेट G बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप सच दैट A इज इट्स 1 जनरेटर। उसने कहा ना थ्योरम में कि 2 होंगे, क्यों, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि A कोई 1 जनरेटर है उनमें से। 10 अब वो जनरेटर है तो G के एलिमेंट्स को हम A की पावर्स में लिख सकते हैं। हम क्लेम करते हैं कि नो 2 डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर्स ऑफ A आर इक्वल। यानी डिस्टिंक्ट मतलब मैं A की पावर x कर रही हूँ, A की पावर y कर रही हूँ, कोई भी 2 पावर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, सपोज देखो अच्छे से समझ आएगा आपको, आगे देखते हैं। सपोज करो कि ऐसा है, उनकी 2 एलिमेंट्स की पावर सेम है, यानी A की पावर r करो या A की पावर s करो, दोनों ही सेम है। तो होगा क्या इससे, दोनों साइड हमने A की पावर -s से मल्टीप्लाई कर दिया, तो A की पावर r डॉट A की पावर -s। सिमिलरली A की पावर s यहाँ था ही था, A की पावर -s, यहाँ क्या हो गया, A की पावर r -s, यहाँ हो गया आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट की उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होती है। अब वही हमने पता है हमें कि किसी भी एलिमेंट की अगर कुछ पावर आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब उस एलिमेंट का ऑर्डर उस पावर से लेस देन इक्वल टू है। ये क्या कह रहा है, ये चीज़ क्या बता रही है कि A का ऑर्डर किसी फाइनाइट क्वांटिटी से क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर फाइनाइट ऑर्डर का है, जो तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने पीछे एक थ्योरम की थी ये वाली कि ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, यानी जो ग्रुप का ऑर्डर है वही उसके जनरेटर का होगा। अब G तो इनफाइनाइट ग्रुप है और आप बोल रहे हो कि जनरेटर का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है, यानी A का ऑर्डर फाइनाइट है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब जो हमने माना था ना वो गलत है, कोई भी 2 इंटीग्रल पावर्स इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर्स ऑफ A आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट हम ये प्रूव करेंगे कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज अ जनरेटर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ही हो गया। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी 2 पावर इक्वल नहीं हो सकती, यानी जितनी भी ये पावर्स है ना सारी डिफरेंट हैं, सारी अलग अलग हैं। ये चीज़ हमने यहाँ तक सिर्फ इतना प्रूव किया है कि कोई भी 2 पावर सेम नहीं हो सकती। आगे हमें सिर्फ यही प्रूव करना है कि अगर A उसका जनरेटर है तो A का इन्वर्स जो है वो भी उसका जनरेटर होगा। ये तो आपको पता है कि हम किसी भी एलिमेंट है उसको हम A की पावर r लिख सकते हैं, तो A इन्वर्स की पावर -r भी तो लिख सकते हैं, तो सेम चीज़ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो A जनरेटर है तो A इन्वर्स भी जनरेटर हो जाएगा। 2 चीज़ें प्रूव की। एक थर्ड स्टेप क्या रहता है कि 2 जनरेटर हो गए, then A raised to the power m is not generator of G for every integer m other than +-1, यानी 2 हो गए, A हो गया, A इन्वर्स हो गया। अब कोई भी तीसरा जनरेटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब इसकी पावर 1 है या -1 है A की, वो दोनों ही जनरेटर हैं, उनके अलावा कोई भी तीसरा जनरेटर नहीं हो सकता। 3 स्टेप आपको समझ आ गए ना हमें क्या करना है। तो तीसरे स्टेप की स्टार्टिंग क्या है कि अगर, चलो हम मान लेते हैं, अगर A raised to the power m जनरेटर है G का, तो A G में बिलोंग करता है, ये तो हमें पता है। इसका मतलब A को हम A रेज टू द पावर m की पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि A तो G का कोई एलिमेंट है, और A रेज टू द पावर m को हम बोल रहे हैं G का जनरेटर है, तो जो जनरेटर होता है उसकी पावर्स में हम लिख सकते हैं ना हर एलिमेंट को।
तो a इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर m की पावर k, जहाँ पे k कोई इंटीजर है। अब ऐसा हो गया तो क्या कर देंगे हम, a है यहाँ पे a की पावर m k है, तो कंपेयर कर दो, 1 इज इक्वल टू m k हो गया। क्या भी कैसा मतलब क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ना तो m प्लस माइनस 1 है ना k प्लस माइनस 1 है, यानी ना तो ये 1 है ना ये माइनस 1 है, ना ये 1 है ना ये माइनस 1 है, और सारे के सारे इंटीजर हैं, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे 0 -1 -2 -3 -4 -5 इन सब में से कोई है 1 और -1 को छोड़ के, तो क्या उन दोनों की मल्टीप्लाई कभी 1 आ सकती है? 1 का तो केस सिर्फ तभी आ सकता था ना जब या तो वो डिवाइड की फॉर्म में हो, जैसे 2 हो एक 1/2 हो, लेकिन वो तो कंडीशन ही नहीं हो सकती क्योंकि 1/2 इंटीजर थोड़ी ना है, तो इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं इंटीजर्स के अंदर। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कब आई, जब हमने ये मान के चले कि ये जनरेटर है जी का। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ कब ट्रू हो सकती है, ए की पावर m इसका जनरेटर कब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तब जब या तो 1 हो या -1 हो, यानी या तो a की पावर 1 हो या a की पावर -1 हो, सिर्फ यही दो जनरेटर्स हैं। 3 स्टेप थे, पहले में आपने ये प्रूव करना है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट पावर्स, कोई भी दो अलग अलग पावर्स इक्वल नहीं हो सकती, वो किया हमने। सेकंड में हमने यहाँ तक हो गया वो, सॉरी यहाँ तक। सेकंड में हमने कहा कि अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा, और थर्ड स्टेप में हमने ये कहा कि अगर 2 जनरेटर्स है ना तो कोई भी तीसरा उसका जनरेटर नहीं हो सकता। 9th थ्योरम देखते हैं, ये पिछली थ्योरम का ही 8th थ्योरम का ही अल्टरनेटिव प्रूफ है। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वो हमने समझ लिया उसका फर्स्ट वाला। इसमें भी कुछ खास नहीं करना, इसमें से यही कहा है कि अगर जी कोई साइक्लिक ग्रुप है और ए उसका जनरेटर है तो a रेज टू द पावर x इज आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। यानी इसने क्या कहा, a की पावर x आइडेंटिटी कब होगा, 1 कब होगा, जब x 0 होगा, सिर्फ तभी हो सकता है। अब b हमने g का कोई एलिमेंट मान लिया, कोई और जनरेटर है ये। अब जैसा कि b g में है एंड a इज जनरेटर है, तो इसका मतलब b को हम a की पावर्स में लिख सकते हैं, तो b इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर n। अब a g में है और b जनरेटर है तो a को हम b की पावर में लिख सकते हैं, यानी कि देखो a को भी हमने जनरेटर माना था, b को भी जनरेटर माना था, तो b को a की पावर्स में लिख सकते हो, a को b की पावर्स में लिख सकते हो। अब a b की वैल्यू रख दो यहाँ पे, इस इक्वेशन में b की वैल्यू क्या थी, a रेज टू द पावर n थी, तो a इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर n इसकी पावर m। अब वही बात है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है nm है, तो इनको कंपेयर कर दो, nm क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, पिछले क्वेश्चन में इसने डायरेक्टली तो किया था, ऐसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँचना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। अब ये देखो, ये दोनों 1 कब हो सकते हैं, या तो 1 हो या फिर nrm दोनों क्या हो, -1 हो। ए के होने से काम नहीं चलेगा ना, या तो दोनों ही 1 हो या दोनों ही -1 हो। 1 तो तभी आएगा अगर एक 1 एक -1 है, तो भी तो -1 आंसर आएगा ना, जो हमें नहीं चाहिए। तो या तो दोनों 1 हैं या दोनों -1 है, यानी सिर्फ दो ही जनरेटर्स के हो सकते हैं, यानी या तो बी ए है या बी ए इनवर्स है, तो ये सिर्फ इसके 2 जनरेटर्स हैं। जो आप कॉमन करें आप वो कर सकते हो। और 9th थ्योरम क्या कहती है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ अ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। देखो इसने क्या कहा, वही ग्रुप लेना आपको, इनफाइनाइट लेना है और साइक्लिक, इन दोनों प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस ग्रुप की, यानी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लिया हमने, उसका हर प्रॉपर सब ग्रुप इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, वही बात है ना। इसमें भी जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो कोई ना कोई जनरेटर होगा, ए उसका हमने जनरेटर मान लिया, एच हम मान के चल रहे हैं उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है जी का। अब जैसा कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, और ये उसका सब ग्रुप है, जी साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है, तो जी साइक्लिक है तो एच भी साइक्लिक हो गया। अब के हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मान लिया सच दैट ए रेज टू द पावर के बिलोंग्स टू एच। देखो ये चीज़ तो हमें पता है कि जी के अंदर तो सारे के सारे एलिमेंट्स ए की पावर्स में होंगे, लेकिन एच तो उसका एक सबसेट है ना। अब एच में ज़रूरी थोड़ी ना है सारे आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं, बहुत कम भी आ सकते हैं, सारे भी आ सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है। अब हमने मान लिया कि छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर ए रेज टू द पावर के है जो एच में है, उससे कोई छोटी पावर ए की एच में नहीं है, हमने मान लिया। और अब एच साइक्लिक है तो एच का भी कोई ना कोई जनरेटर होगा, तो सबसे छोटी पावर को हमने क्या मान लिया, ए रेज टू द पावर के को हमने क्या मान लिया, एच का जनरेटर है वो।
अब इतना हमें समझ आया। आगे देखो, अगर पॉसिबल है हम मान लेते हैं H फाइनाइट है, हमें प्रूव करना है कि H इनफाइनाइट है, मान लेते हैं वो फाइनाइट है, यानी उसका ऑर्डर, उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, यानी उसका ऑर्डर m है, कोई फाइनाइट वैल्यू है। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि a रेज़ टू द पावर k क्या है, इसका जनरेटर है, उसकी पावर आप m करोगे ना, वो आइडेंटिटी आ जाएगा। देखो ये चीज़ ना कैसे आई, एक छोटा सा स्टेप और आएगा यहाँ पे। देखो H का ऑर्डर m है, अब जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर उसके जनरेटर का होता है, तो इसका मतलब a रेज़ टू द पावर k का ऑर्डर भी m हो गया। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इस एलिमेंट की हम वो पावर करें और आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, यानी a रेज़ टू द पावर k की पावर m आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी a रेज़ टू द पावर k m आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है 10। अब ये चीज़ क्या बता रही है कि ऑर्डर ऑफ ए, देखो किसी भी एलिमेंट की कोई पावर आइडेंटिटी है तो इसका मतलब उस एलिमेंट का यानी ए का ऑर्डर उस पावर से लेस देन इक्वल टू है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू के एम, किसी फाइनाइट वैल्यू से कम है, यानी ये भी कोई फाइनाइट वैल्यू है। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि ए का ऑर्डर और जी का ऑर्डर दोनों सेम है। यहाँ से पता चल रहा है कि ए का ऑर्डर फाइनाइट है, यानी फिर जी का ऑर्डर भी फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन जी तो हम स्टार्टिंग से ही इनफाइनाइट ग्रुप लेके चले हैं ना, जिसका मतलब ये तो आगे कॉन्ट्राडिक्शन। कब कॉन्ट्राडिक्शन आई? जब हमने ये माना एच फाइनाइट है, इसका मतलब एच फाइनाइट नहीं है, एच इनफाइनाइट ग्रुप है, सब ग्रुप है, और एवरी प्रॉपर सब ग्रुप इज इनफाइनाइट। देखो प्रॉपर सब ग्रुप का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम इम्प्रॉपर ले रहे हैं, इम्प्रॉपर कौन से होते हैं, या तो आइडेंटिटी या फिर वो खुद। अभी खुद ग्रुप है तो इसका सब ग्रुप, अगर हम इसके सब ग्रुप को ही इसका, जैसे वो कहते हैं ना ए कोई सेट है उसमें 5 एलिमेंट है, उसका सबसेट हमने बना लिया उन्हीं 5 एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला, तो वो भी तो उसका सबसेट है। हर सेट खुद का सबसेट होता है, वही चीज़ यहाँ पे है, हर ग्रुप खुद का तो सब ग्रुप होता ही है। अब ये ग्रुप इनफाइनाइट है तो खुद ये अपना सब ग्रुप है, तो वो खुद भी इनफाइनाइट हुआ ना, तो उस टाइम पे तो ये जो है इनफाइनाइट होगा ही होगा। तो प्रॉपर सब ग्रुप की यहाँ बात हो रही है, इस थ्योरम में सिर्फ प्रॉपर सब ग्रुप की बात हो रही है, क्योंकि वो तो ट्रिवियल केस है ना, वहाँ तो होगा ही होगा। नेक्स्ट देखिए आइलर फंक्शन। आइलर फंक्शन कुछ नहीं होता, आइलर फंक्शन बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। इसने ये कहा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर हम लगाते हैं, पहले बात तो हमें ये ध्यान रखना है, आइलर फंक्शन कहाँ लगाया जाता है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर लगाया जाता है। अब क्या होता है, यानी मैं n का अगर आइलर फंक्शन निकालना चाहती हूँ तो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड को प्राइम टू n, यानी जो यहाँ पे n है उससे छोटे वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर लिख लो। पॉजिटिव मतलब 0 नहीं, 1 से लेके और जितना वो एलिमेंट है वहाँ तक सारे लिख लो, और जो n से को प्राइम है जितने हैं वो होगा हमारा आइलर फंक्शन। अच्छे से समझते हैं इसको। 5 of 6 इसने बोला 2 है, कैसे है देखो, 5 of 6 निकालना है। अच्छा एक मिस्टेक कर दी हमने, 6 नहीं लिखते, इसने कहा ना पीछे कि लेस देन n, यानी यहाँ जो है ना उससे कम, तो 6 तो नहीं आएगा, तो 1 से लेकर उस एलिमेंट तक के हमने 5 इंटीजर थे लिख लिए। अब जो 6 के को प्राइम है, मतलब 6 में और उस एलिमेंट का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 तो हम लेते ही लेते हैं, देखो 1 हमेशा लेते हैं, 1 के अलावा इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो 1 में और 6 में तो 1 ही कॉमन है ना, उसके अलावा तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एक तो हम इसको लेंगे, 1 को लेंगे, सेकंड को लेंगे, मतलब 2 को लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि 2 इनमें तो कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन 5 और 6 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 2। तो इसके 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो 6 से कम है और इससे को प्राइम है, यानी इसमें और उसमें 1 को छोड़ के कुछ कॉमन नहीं है, तो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2, तो 2 इसका क्या आ गया, आइलर फंक्शन। ठीक है। सिमिलरली इसने कहा है कि आप 5 of 7 हमें निकालना है, वो इसने बोला 6 है, कैसे है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 आप लिखोगे। अब 7 के को प्राइम कौन है, 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, सारे के सारे हैं, तो इसका कितने एलिमेंट हैं, 6 हैं, तो इसका आइलर फंक्शन कितना होगा, 6 होगा, बस वही चीज़ है। अब देखो लास्ट थ्योरम इसी पे बेस्ड है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज 5 of n। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये हमारे ग्रुप्स एंड रिंग्स के लिए। इसने क्या कहा, पीछे हमने बात की थी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की, यहाँ हम बात कर रहे हैं फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की। फाइनाइट मतलब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं।
अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके तो दो ही जनरेटर होंगे, एक ए होगा और एक उसका इनवर्स ए इनवर्स होगा। लेकिन अगर वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, फाई ऑफ एन बताएगा। जो वैल्यू फाई एन की है उतने ही उसमें क्या होंगे, जनरेटर्स होंगे। एन क्या मतलब क्या है, उसमें जितने एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं तो उसमें जनरेटर कितने होंगे, 5 ऑफ 6 निकाल लो। क्या निकाला था अभी हमने, 2 आया था, तो उसके जनरेटर्स कितने होंगे, 2 होंगे। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 7 ऑर्डर है तो उसके जनरेटर कितने होंगे, 5 ऑफ 7 निकाल लो। वो हमने निकाला भाई क्या था, 6 था, तो उसके जनरेटर्स कितने होंगे, 6 होंगे। बस वही चीज़ है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन जनरेटेड बाय ए। ए से अब साइक्लिक ग्रुप है तो किसी ना किसी से जनरेट होगा, कोई एक हमने ए मान लिया। अब जी का ऑर्डर अगर एन है तो उसके जनरेटर का ऑर्डर भी एन होगा। यानी ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उस एलिमेंट की हम वो पावर करें और आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। ऑल्सो जी में सारे ही एलिमेंट्स इस ए की पावर्स में होंगे, यानी ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन जब हम ए रेज टू द पावर एन पे पहुंचेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के। अब देखो, अच्छा जी हम क्या कहेंगे अब, लेट वी शो दैट, हम शो करेंगे दैट ए रेज टू द पावर एम इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एम 0 और एन के बीच में है और एम और एन की GCD 1 है। इसने देखो क्या प्रूव करना चाहता है ये, आइलर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, यानी फाई एन निकाल लो आप, तो फाई एन में क्या निकालते हो, यानी कितने एलिमेंट एन से छोटे ऐसे हैं जो एन से को प्राइम है, यानी एन की और उसकी GCD 1 है। तो वही तो ये कहना चाहता है कि वो जनरेटर कब होगा, ए की पावर एम जनरेटर कब होगी, जब एम एन से छोटी हो और 0 से बड़ी हो। वही तो हम लेते हैं, 0 को इंक्लूड नहीं करते आइलर फंक्शन निकालते हुए, और उस एम की और उस एन की GCD 1 है। ठीक है, तभी हम ये प्रूव कर पाएंगे ना कि उसका जो जनरेटर है वो फाई एन होगा। तो देखो हम ये शो करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये तो हमने मान ही लिया है कि ये इसका जनरेटर है जहाँ पे ये इनके बीच में है। प्रूफ क्या करना है हमने कि इनकी GCD 1 है। अब देखो, as a is element of G, so there exists integer t such that this is equal to a। a इसका कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है, इस a एलिमेंट को हम उसे जनरेटर्स की पावर में लिख सकते हैं, और जनरेटर है a रेज टू द पावर m, यानी a को हम a रेज टू द पावर m की कोई पावर मान लिया हमने t लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ तो क्या है, a रेज टू, इसको इधर ले आओ, पहले तो इसको इधर ले आओ, तो पावर क्या हो जाएगी, a की पावर mt -1, और यहाँ 1 बच गया था तो हमने a की पावर 0 लिख दिया। लेकिन a की पावर 0 को हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं। अब देखो, किसी भी एलिमेंट की कोई पावर है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, तो हम दो चीज़ अभी तक पढ़ चुके हैं। पहली बात तो कि उस एलिमेंट का ऑर्डर उस पावर से लेस देन इक्वल टू होगा, और दूसरी चीज़ कि उस एलिमेंट का ऑर्डर उस पावर को डिवाइड करेगा। ये भी तो हमने पढ़ा था ना, अगर आपको याद है तो इट्स ओके, बट वैसे भी आप याद कर सकते हो। दो चीज़ें यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, एक तो ए का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू mt -1 होगा, और एक उसका ऑर्डर उसको डिवाइड करेगा, कम भी होगा और डिवाइड भी करेगा, दोनों चीज़ें। अब इसका ऑर्डर था क्या, n था, यानी n इसको डिवाइड करेगा। अब कोई भी है किसी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है ना उसको हम क्या कर सकते हैं, इसके और कोई मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कोई इंटीजर लिख सकते हैं। यानी मान लो 2 है, 2 ने 6 को डिवाइड किया तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। तो इसी टाइप से हम mt -1 को n × k टाइप लिख सकते हैं, जहाँ पे k कोई इंटीजर है। अब n के को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, यानी mt - nk इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो इसका मतलब m और n जो हम इसके अंदर यूज़ किए हुए हैं ना हमने यहाँ पे, तो उनकी GCD 1 है। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की GCD 1 दिखाने के लिए हम ये प्रूव करते हैं कि इसके साथ किसी की मल्टीप्लाई कर दो प्लस इसके साथ किसी की मल्टीप्लाई कर दो, यानी am + bn 1 आना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ तो है ये, यहाँ पे t के साथ कर दी, यहाँ पे -k के साथ कर दी, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब mn की GCD 1। अब सेकंड, अब हम क्या करेंगे, इसकी GCD 1 लेके चलेंगे और प्रूव क्या करना है हमें अब कि a⁻m उसका जनरेटर है, यानी जब जब m n से और 0 के बीच में होगा और उनकी GCD 1 होगी तो वो उसका जनरेटर बन जाएगा। दोनों डायरेक्टली भी प्रूव करना है आपको, कन्वर्सली भी प्रूव करना है, फिर आपका जो प्रूफ है वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है,
यानी अब आपको और कुछ शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसको, वही मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किन्हीं दो की जीसीडी 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई दो इंटीजर पी क्यू एग्जिस्ट करेंगे कि हम पी एम प्लस एन क्यू करें, वो 1 आ जाए। यही होती है हमारी डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं, यानी जीसीडी 1 है तो हम ये लिख सकते हैं। अब ए क्या होता है, ए रेस टू द पावर 1 होता है, लेकिन 1 क्या है, एम पी प्लस एन क्यू है। अब इसको अलग अलग कर लो, ए रेस टू द पावर एम पी डॉट ए रेस टू द पावर एन क्यू, ए रेस टू द पावर एम पी डॉट, अब ए रेस टू द पावर एन तो क्या है, आइडेंटिटी है, तो वो तो हो गया आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की किसी के साथ मल्टीप्लाई वही आ गई। अब देखो ध्यान से सुनना, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू द पावर एम पी। अब अगर एक्स जी का कोई एलिमेंट है तो हम x को a की किसी पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई एलिमेंट है, a उसका जनरेटर है, तो x इज इक्वल टू हम a रेस टू द पावर r लिख सकते हैं। लेकिन a तो क्या है, a रेस टू द पावर mp है, तो a रेस टू द पावर mp और उसकी पावर r। अब a रेस टू द पावर m तो यहाँ रख लो, बाकी की पावर कर दो। ये हमने क्यों किया, ये दिखाने के लिए कि g का कोई भी एलिमेंट था उसको हम a की पावर m है ना, इसकी पावर्स में लिख सकते हैं, यानी a रेस टू द पावर m फिर क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा। ठीक है, दो ही चीजें हमने यहाँ पे करनी है। पहली बात तो ये तो हम जो डेफिनेशन थी उसी के अकॉर्डिंग लिखा। फिर हम क्या शो करेंगे कि ये इसका जनरेटर होगा इफ एंड ओनली इफ, यानी अगर ये इसका जनरेटर है तो m इनके बीच में होगा और उनकी जीसीडी 1 होगी। और दूसरा ये लेके चलेंगे कि उनकी जीसीडी 1 है और ये प्रूव करेंगे कि ये जो क्या है उसका जनरेटर बन जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि वो उसका जनरेटर कब बनेगा, जब वो 0 और उस n के बीच में होगा और उसकी और n की जीसीडी 1 होगी, जो क्या होता है, आइलर फंक्शन। दिस implies that number of generators of a finite cyclic group is given by Euler function phi of n, where n is the order of that group। अब उन सारी थ्योरम्स का यूज है इन एग्जाम्पल्स के अंदर, सिर्फ 4 एग्जाम्पल है। देखो जी का ग्रुप है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, आपको देखो जो प्रूव करना है ना वो देखो ध्यान से, क्योंकि अभी आप इतना सब पढ़ चुके हैं हम, ये तो आपको पता होगा ही होगा कि करना क्या है, बट एक बार ध्यान से पढ़ेंगे ना हम कि क्या करना है, चीज़ें वहीं यूज होंगी। देन प्रूव दैट जी इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड शो दैट 1 5 आर इट्स जनरेटर्स। ये ग्रुप है, देन बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन मॉडुलो 6, तो प्रूव करना है आपको दैट जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। अब देखो किसी भी ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कब दिखाते हैं, यानी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स को हम उन्हीं की पावर्स में लिख सकते हैं, और उसके जनरेटर्स हमें प्रूव कौन करने हैं, 1 और 5। देखो यानी हम ये प्रूव करेंगे कि इसके जो सारे एलिमेंट है ना उसको हम 1 की पावर्स में भी लिख सकते हैं और 5 की पावर्स में भी लिख सकते हैं। अब 1 की पावर 1 निकाली तो 1 आया, 1 की पावर 2 निकाली तो 2 आया, 3 निकाली तो 3 आया, 4 निकाली तो 4 आया, 5 निकाली तो 5 आया, और 6 निकाली तो 0 आया। क्यों, क्योंकि जब आप इसको 6 बार ऐड कर रहे हो ना 1 को, 6 आया, और जब 6 को 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो देखो इनकी 1 की पावर करने पे 6 पावर्स हमने की और 6 के 6 एलिमेंट जनरेट हो गए ना, यानी इसके जी के सारे एलिमेंट्स को हम किसकी पावर्स में लिख पा रहे हैं, 1 की पावर्स में लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1 हमारा क्या बन जाता है, जनरेटर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको प्रूव करना कि 5 जनरेटर है। वही बात है, 5 की पावर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो। 1 करोगे तो 5 आएगा, 2 करोगे तो 4 आएगा, 3 करोगे तो 3 आएगा, 4 करोगे तो 2 आएगा, 5 करोगे तो 1 आएगा, 6 करोगे तो 0 आएगा। यानी इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को हम 5 के पावर्स में लिख पा रहे हैं, तो वो साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, जैसे ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए, किसी को भी पूछा गया कि प्रूव करो ये उसका जनरेटर है, तो सिंपल सी बात है, जो जनरेटर प्रूव करना है ना उसकी पावर निकालना स्टार्ट कर दो, और आप देखोगे कि जब उसकी पावर निकालते जा रहे हो ना, सोल्व करते जा रहे हो, तो जो राइट हैंड साइड में सारे के सारे उसी के एलिमेंट्स आते जा रहे हैं। क्वेश्चन ही आपको ऐसे दिया जाता है ना, जब आपको ये बोला कि इसको शो करो इसका जनरेटर है, तो इसका मतलब जनरेटर तो है, अब उसकी पावर्स करके आपको इसको सोल्व करना है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में कहा इसने ये ग्रुप है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, दिस इज साइक्लिक। साइक्लिक मतलब इसका जनरेटर है। अब हमें देखो ये आपको याद करना पड़ेगा कि हमें प्रूव करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि 3 इसका जनरेटर है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि 3 इसका जनरेटर होगा। और 1 मिनट वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके जनरेटर जो है वो कितने होंगे,
यहाँ से देख लो, वो तो ये बताएगा कि कितने जनरेटर हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने जनरेटर हैं, तो आप सिंपल सी बात है आइडर फंक्शन लगा के उसको यूज़ कर सकते हो और फिर आपको पता चल जाएगा कितने जनरेटर हैं। लेकिन वो जनरेटर कौन से हैं ये तो आपको वो नहीं बता सकता ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 3 इसका जो है जनरेटर होगा, और 3 की पावर 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 6 निकालो, तो सारे के सारे इसी के एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब जी के सारे एलिमेंट्स को हम 3 की पावर्स में लिख सकते हैं, तो जी साइक्लिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड, हाउ मैनी, देखो वही चीज़ आ गई, कितने जनरेटर्स होंगे विदाउट आंसर, बिना देखे वैसे पर ट्राई करना, एग्जाम आंसर तो आपके पास है ही। कितने जनरेटर्स होंगे साइक्लिक ग्रुप जी के जिसका ऑर्डर 8 है। देखो देखो, हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8, कैसे निकालेंगे हम? क्या करोगे इसके लिए? आप आइलर फंक्शन निकालोगे ना 8 के लिए। अब उसका आइलर फंक्शन क्या होता है? 8 से कम वाले आपने 0 से बड़े और 8 से कम वाले सारे इंटीजर लिखने हैं, और इससे को प्राइम कौन से? 1, 3, 5 और 7, यानी जिसमें 8 में और उस एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो एक दूसरे की को प्राइम है। तो 1 है, 3 है, 5 और 7 है। तो सिंपल सी बात है 4 इसके जनरेटर होंगे। और कौन कौन से जनरेटर होंगे? वो a की पावर 1, a रेज टू द पावर 3, a रेज टू द पावर 5 एंड a रेज टू द पावर 7, ये इसके जनरेटर्स होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, इफ एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 शो दैट इट मस्ट बी अ साइक्लिक ग्रुप। अगर कोई एबिलियन ग्रुप है, दो चीज़ें बोल दी इसने, एबिलियन ग्रुप बोल दिया, ऑर्डर 6 बोल दिया, और ये बोल दिया कि उसमें एक एलिमेंट है ऑर्डर 3 का, तो आपको ये शो करना है ये साइक्लिक ग्रुप होगा ही होगा। कैसे प्रूव करोगे आप इसके साइक्लिक ग्रुप होगा ही होगा? अब हमें साइक्लिक ग्रुप दिखाना है, तो हम क्या दिखा देंगे कि उसका एक जनरेटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और हम ए बी को, ए इंटू बी, इसको हम क्या दिखाएंगे? इसका जनरेटर दिखाएंगे। तो पहले तो बिल्कुल सिंपल, जो इसने कहा है वही लिखो। जी हमने एबिलियन ग्रुप मान लिया, इसने बोला था ऑर्डर 6 का माना था, हमने मान लिया। इसने कहा एक एलिमेंट इसमें है जिसका ऑर्डर 3 है, तो हमने ए एलिमेंट मान लिया जिसका ऑर्डर 3 है, यानी ए की क्यूब करोगे उसकी पावर 3 करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। अब देखो साइक्लिक ग्रुप शो करना है, देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले जी ग्रुप जो है उसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कोई ना कोई एलिमेंट बी इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए कि बी आइडेंटिटी के इक्वल ना हो और बी इनवर्स बी हो। देखो सिंपल सी बात है, इसने कहा कि अगर उसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सबसे छोटा इवन नंबर कौन होता है? 0, खैर उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, 2 होता है ना। तो 2 है तो इसमें 2 एलिमेंट होंगे, एक तो आइडेंटिटी होगा ही होगा, यानी दूसरा एलिमेंट बी ऐसा होगा ही होगा जो आइडेंटिटी से अलग होगा, क्योंकि आइडेंटिटी हो गया तो उसमें ग्रुप में एलिमेंट तो 1 ही रह गया ना। तो इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट होगा जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। अब आइडेंटिटी का इन्वर्स तो वो खुद आइडेंटिटी है और है वो ग्रुप, तो बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो बी का इन्वर्स होगा किसके इक्वल? खुद बी के इक्वल। ठीक है, तो दो यही कहा इसने, अगर इवन नंबर ऑफ अच्छा 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो पेयर तो दो की बनेगी ना, तो आइडेंटिटी होगा ही होगा, तो एक एलिमेंट उसमें ज़रूर एग्जिस्ट कर जाएगा जो अकेला रह जाएगा, यानी वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, लेकिन उसका इन्वर्स वो खुद ही होगा। अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ज़रूर एक ऐसा एलिमेंट बी होगा सच दैट वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा और उसका इन्वर्स वो खुद होगा। अब बी इन्वर्स बी है तो दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ हो गया आइडेंटिटी, यहाँ बन गया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आइडेंटिटी है। इसका मतलब बी का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 2 कहते हैं ना वैसे तो हम। अब बी का ऑर्डर जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। अब 2 से कम तो एक ही हो सकता है इसका ऑर्डर। अब एक तो इसका ऑर्डर है ही नहीं, यानी बी की पावर 1 करो तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ सकता है, बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ सकता है, नॉट इक्वल है ये, तो ऑर्डर जो है वो 2 ही हो गया, यानी 2 ही ऐसी छोटी से छोटी पावर है सच दैट बी की पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ऑर्डर जो है बी का वो 2 है। अब बी का ऑर्डर 2 है तो बी इनवर्स का ऑर्डर भी 2 हुआ। इसका मतलब अगर इसका मतलब ए बी इनवर्स के इक्वल नहीं है। क्यों ए बी इनवर्स के इक्वल नहीं है? क्योंकि ए का ऑर्डर है 3, बी इनवर्स का ऑर्डर है 2, अब उसका ऑर्डर 3 है उसका 2 है, तो ऑब्वियसली वो अलग अलग एलिमेंट ही होंगे ना। अगर उनका ऑर्डर सेम होता तब तो हम कुछ सोच भी लेते। अब आपने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को बी से, तो यहाँ क्या हो गया ए बी, यहाँ हो गया बी इनवर्स बी जो आइडेंटिटी होता है, यानी ए बी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, यानी ए बी का ऑर्डर 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या था? आइडेंटिटी था, अभी पीछे आइडेंटिटी था ना, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया? आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी, लेकिन ऐसा भी नहीं है।
नेक्स्ट हमने निकाला ए क्यूब निकालने की हमने कोशिश करी। ए क्यूब जब हम निकाल रहे हैं तो ए क्यूब बी क्यूब आ गया, और जो अब यहाँ हमने वैल्यू रख दी ए क्यूब की। ए क्यूब आइडेंटिटी था, बी क्यूब ये क्या आया, बी आया, जो खुद आइडेंटिटी नहीं है, यानी ए बी आइडेंटिटी नहीं है, उसका स्क्वायर भी आइडेंटिटी नहीं है, उसका क्यूब भी आइडेंटिटी नहीं है, तीनों ही आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, 3 से बड़ी कोई पावर होगी ना जो आइडेंटिटी के इक्वल होगा वो, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, यानी ऑर्डर ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन 3। लेकिन आपको पता है कोई भी जनरेटर है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब 3 से बड़ा और 6 से छोटा ऐसा एलिमेंट जिसको 3 पूरा पूरा डिवाइड करे कौन है, खुद 6 ही है, ना तो 4 हो सकता ना 5 हो सकता, तो 6 ही है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी भी कितना आ गया, 6 आ गया। अब ऑर्डर जो है ग्रुप का और जनरेटर का बिल्कुल सेम होता है, तो इसका मतलब ये उसका जनरेटर है, और जनरेटर जिसका एग्जिस्ट कर जाए उसका क्या होता है, साइक्लिक होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है वो। ठीक है, वो कैसा ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूफ होगी। हमने क्या कहना चाह रहे थे कि जो इसका ए बी है इसका जनरेटर है, हमें सिर्फ यही प्रूव करना था। अब 3 से बड़ा ऐसा एलिमेंट जिसको ये पूरा पूरा डिवाइड करे तो वो कौन सा हो सकता है, 6 हो सकता है। इससे ऑर्डर ऑफ ए बी 6 आ गया, ऑर्डर ऑफ जे भी 6 था, यानी दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम आ गया। इसका मतलब जनरेटर है ये उसका, और वो उसका साइक्लिक ग्रुप है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।